हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि सर आई हैव अ ड्रीम जो है वो हमारे प्रोज सेक्शन का चौथा चैप्टर होने वाला है। इस बात को दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे साथियों, तो अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट किया है। सबसे पहला, अरे बोलो बोलो, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा मेरे भाई भारत इज माय होम। तीसरा अ पिंच ऑफ स्नफ। चौथा द आर्टिस्ट। और आज पांचवा लेकर के आए हैं, उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो एक एक चीजों को बड़े बारीकी से, बड़े शिद्दत के साथ, बड़े प्यार से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। याद रखना मेरे भाई, जितने भी चीज यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, सारे के सारे पॉइंट्स आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस बात को दिल और दिमाग दोनों में अच्छे तरीके से फिट कर लेना। और हाँ, पूरे के पूरे क्लास को बड़े शिद्दत के साथ करना है, क्योंकि ये वन शॉट क्लास होने वाला है आई हैव अ ड्रीम का, जहां पे हम लोग किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, उसका नाम था द अर्थ, और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया था। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि एक एक चीज आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से छप गई होगी। बात क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि सर द अर्थ चैप्टर को हल्का सा रिवीजन करते हैं मेरे भाई। देखिए, जब हम बात करते हैं द अर्थ चैप्टर को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का, क्या नाम था? आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे एच ई बेट्स। मेरे प्यारे साथियों, एच ई बेट्स साहब का जो जन्म है वो 1905 को हुआ था और इनका डेथ 1974 को हुआ था। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना। जब एच ई बेट्स साहब 21 साल के थे, कितने साल के मेरे भाई? जब ये 21 साल के थे, उसी टाइम इनका पहला नोवेल प्रकाशित हुआ था मेरे भाई। इनका फर्स्ट नोवेल पब्लिश हुआ था। इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेने का, बहुत अच्छे तरीके से डाल लेना। मामला क्लियर है सर? इसी द अर्थ चैप्टर के अंदर एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर का नाम होता है मेरे प्यारे साथियों बेंजी। क्या नाम है? बोलो बोलो। आपका जवाब होगा कि सर बेंजी। ये जो बेंजी नाम का लड़का होता है मेरे भाई, वो 14 साल की अवस्था में, कितने साल की अवस्था में? 14 साल की अवस्था में अपने 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 स्कूल को छोड़ देता है। और ये इंसान जो है ना, बेंजी, वो काफी ज्यादा सिंपल माइंडेड होता है। ये सभी चीज आपको लगभग लगभग याद हो गया होगा मेरे भाई। बात क्लियर है? तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग पता करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग किन किन चीजों को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, हम लोग आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के अंदर, अरे किस चैप्टर के अंदर? तो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले अबाउट स्पीकर। अबाउट स्पीकर कहने का मतलब यह हुआ, वक्ता के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मामला क्लियर है? इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अबाउट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अबाउट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई, यानी चैप्टर के बारे में। जैसे ही हम चैप्टर के बारे में अच्छे तरीके से निचोड़ आपके सामने रख देंगे ना, इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बोलो बोलो। आपका जवाब होगा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे मेरे भाई। कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव का मामला कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके। किसको लेके मेरे प्यारे साथियों? तो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, यानी कुल मिलाकर के आज की क्लास में और अभी की क्लास में इन सभी मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी बड़े खतरनाक लेवल पे। बात समझ में आया? अरे बोलो, बात समझ में आया? किसी भी वालों को अगर एक रत्ती भी प्रॉब्लम होगा मेरे भाई, तो मेरे से जरूर कमेंट करके पूछना, क्योंकि मैं कमेंट को रीड करता हूं मेरे भाई। बात समझ में आया? ताकि आपकी कौन सी समस्या है उसको कैसे पता, अरे भाई आपकी क्या समस्या नहीं है, इसकी जानकारी मुझे कैसे मिलेगी? कमेंट सेक्शन के ही माध्यम से तो मिलेगी ना। अगर आप प्यारा प्यारा कमेंट करोगे या फिर भद्दा सा ही कमेंट करोगे। अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छा कमेंट करोगे, समझ में नहीं आएगा तो एक लाइन का बात है मेरे भाई, आप डिसलाइक करके चले जाओगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस बात का मैं एश्योरेंस दिलाता हूं मेरे भाई, जो चीज मैं पढ़ा दूं बिहार बोर्ड के इतिहास में, जो चीज मैं पढ़ा दूं मेरे भाई, उसमें डाउट नाम का चीज नहीं आ सकता। मैं ये लिख करके दे रहा हूं। बात समझ में आया? चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि सर हम लोग स्पीकर के बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग वक्ता के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा, ओ गुरुजी वक्ता का क्या नाम है? तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर वक्ता का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब कहां से बिलोंग कर रहे थे? जैसे याद करो मेरे भाई, अरे याद कर जहिया
आई हैव अ ड्रीम, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाए थे, भारत में होम पढ़ाए थे और पिंच ऑफ स्नफ पढ़ाए थे। उन सभी सिलसिलों में मैंने ये देखा कि सर महात्मा गांधी इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, मनोहर मालवंकर साहब इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, द आर्टिस्ट चैप्टर को लिखने वाले शिगा नोया जो जापान से बिलोंग कर रहे थे। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों जब हम बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर को लेकर के, तो ये अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। कहां से मेरे भाई? अमेरिका से बिलोंग कर रहे थे। और आप तमाम बच्चों को पता है सर जो अमेरिका से बिलोंग करेगा वो अपने आप में अमेरिकन कहलाएगा, उसको हम लोग अमेरिकन बोलेंगे मेरे भाई। कहीं से किसी भी बालक को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। जरा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, अरे सुनो सुनो ओ मोरे राजा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में 4 साल आपको याद रखना है। सबसे पहला 1929 याद रखना, दूसरा 1963 याद रखना, तीसरा 1964 याद रखना, और पांचवा 1968 याद रखना। अरे भाई मतलब चौथा 1955, 1968 याद रखना। एक बार फिर से सुनो, पहला 1929, दूसरा 1963, तीसरा 1964 और चौथा 1968 याद रखना है। अब आपके जहन में एक बात आएगा कि सर 1963 को क्या हुआ था, 1968 को क्या हुआ था, 1964 को क्या हुआ था, 1929 को क्या हुआ था। अरे रुक जा मेरी जान, मैं बता रहा हूं। देखो जब हम बात करेंगे 1929 को लेकर के, तो 1929 में इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, और 28 अगस्त 1963 को, एक बार फिर से सुनो, 28 अगस्त 1963 को ये भाषण दिए थे। क्या दिए थे मेरे भाई? भाषण दिए थे। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा, ये भाषण कहां पे दिया गया था? ओ भैया ये भाषण वॉशिंगटन डीसी में दिया गया था, जो कि अमेरिका के अंदर है। लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। एकदम सीधी बात दिमाग में रखो ना यार। देखो इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद 1964 को क्या हुआ था गुरुजी? तो याद रखिएगा 1964 को इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ये याद रखो याद रखो याद रखो, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले ये सबसे कम उम्र के इंसान थे। अरे यार, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले ये यंगेस्ट पर्सन थे, सबसे कम उम्र के इंसान थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुरुजी इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला? तो देखो मेरे भाई, टू एंड, खत्म करने के लिए सेग्रीगेशन, अलगाववाद को खत्म करने के लिए, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए, नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए और अलगाव को खत्म करने के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब? तो 1964 के अंदर। अब बात आती है कि सर 1968 में क्या हुआ था? तो 1968 में इनकी डेथ हो गई थी और ये इंसान इस खूबसूरत सी दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। अभी तक मैंने 4 डेट के बारे में आपके सामने जिक्र किया। फिर से सुनो यार, फिर से सुनो, जब तक याद ना हो जाए तब तक दिमाग और दिल मेरे पास होनी चाहिए। 1929 ठीक है, इसके बाद मैंने जिक्र किया 1963, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने बोला 1964, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने बोला 1968, ठीक है भाई। 1929 को क्या हुआ? जन्म हुआ था। 1963 को क्या हुआ? तो 28 अगस्त 1963 को ये भाषण दिए थे। सर 1964 को क्या हुआ? तो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? टू एंड द सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, 1968 को क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो आपका जवाब होगा कि सर 1968 को इस दुनिया को छोड़ करके वो चले गए थे। क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो, बातें समझ में आई? जरा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर के। देखो, ही वाज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर, वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर व्हाट डू यू मीन बाय बैप्टिस्ट मिनिस्टर? बैप्टिस्ट मिनिस्टर का मतलब होता है मेरे भाई किसी भी धर्म का धर्मगुरु, और खास करके ईसाई धर्मगुरु के रूप में जाने जाते थे। कौन? तो आपका जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ही बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर। अपने करियर के स्टार्टिंग में ही ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे मेरे भाई। बात क्लियर है? इसके बाद देखो, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित हुए थे भाई महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित हुए थे, महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे। इसका मतलब साफ है मेरे भाई, इसका मतलब साफ है कि सर ये इंसान भी सत्य और अहिंसा का पालन किया होगा। इसी वजह से मेरे प्यारे साथियों इसी वजह से इनको ब्लैक गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरी जान? तो आपका जवाब होगा कि सर ब्लैक गांधी कहा जाता है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर समर्थन करते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अहिंसात्मक संघर्ष का समर्थन करते हैं। अहिंसात्मक संघर्ष कहने का मतलब यह हुआ मेरे भाई जिसमें किसी भी तरह का हिंसा ना हो, जिसमें मार काट के बारे में चर्चा ना हो। प्यार से बोल करके हम लोग समझा सकते हैं किसी भी चीज को, जहां पे किसी भी चीज का लॉस ना हो, उसी को हम लोग नॉन वायलेंट स्ट्रगल का नाम देते हैं। ओके एवरीवन,
इसके बाद देखिए, ही डिलीवर्ड दिस स्पीच, उन्होंने इस भाषण को दिया। किस भाषण को? आई हैव अ ड्रीम अपने आप में एक भाषण है मेरे भाई। इस भाषण को उन्होंने दिया ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल हॉल इन वॉशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963। सर ये जो भाषण है जो 28 अगस्त 1963 को डिलीवर किया गया था लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर चढ़ करके मेरे भाई, और इस भाषण को दिए कौन थे? तो आपका जवाब होगा कि सर इस भाषण को देने का काम किए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। भैया इस हॉल का नाम लिंकन मेमोरियल क्यों पड़ा पता है? अब्राहम लिंकन साहब इसी हॉल के सीढ़ियों पे खड़े होकर के भाषण दिए थे। ठीक है मेरी जान? अरे बोलो हाँ, अरे बोल भाई। तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। आगे देखिए, अब इस चैप्टर में हम लोग किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लीज फोकस करो। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में ही टॉक्स अबाउट, वो बात करते हैं his dream of seeing Alabama as a desert state। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर अल्बामा जो है ना वो एक डेवलप्ड स्टेट है, उस चीज को वो देखना चाहते हैं कि अल्बामा को वो डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं। इस पूरे के पूरे भाषण के में इन्होंने इसी चीज का जिक्र किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अल्बामा कैसा स्टेट है? अल्बामा कैसा स्टेट है मेरे प्यारे साथियों? अल्बामा 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 कैसा स्टेट है? तो आपका जवाब होगा कि सर अल्बामा जो है ना वो एक डेवलप्ड स्टेट है। डेवलप्ड स्टेट कहने का मतलब समझ में आया? अरे भैया डेवलप्ड स्टेट कहने का मतलब समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अल्बामा को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं, एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर अल्बामा देखने को मिलेगा तो इसका जवाब हो जाएगा डेवलप्ड स्टेट। क्या जवाब होगा? डेवलप्ड स्टेट। ओके एवरीवन, आगे देखिए, ही बिकम अ ग्रेट अमेरिकन ऑरेटर। ही बिकम, वो बने थे, अ ग्रेट, एक महान अमेरिकी वक्ता। मेरे प्यारे साथियों वो अमेरिका के इतिहास के बहुत बड़े वक्ता बने थे। उनके अंदर बोलने की कैपेसिटी बड़े खतरनाक लेवल की थी। जिस तरीके से मेरे अंदर बोलने की कैपेसिटी बहुत खतरनाक लेवल की है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आप लोग बताए हो। ठीक है? अरे ठीक है भाई, ये बड़ाई किया हूं वैसा ही, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ही हैड 4 चिल्ड्रन। भैया उनके पास बच्चे भी थे, और कुल मिलाकर के कितने बच्चे थे? तो आपका जवाब होगा कि सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास 4 बच्चे थे। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। आगे देखिए, ही डिसलाइक्स, वो नापसंद करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव को। ओहो, वो किसको नापसंद करते हैं मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा नस्लीय भेदभाव को। नस्लीय भेदभाव कहने का मतलब हुआ स्किन से भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई गोरका है तो उसका खूब मान सम्मान होगा, और कोई करिकवा है मेरे जैसा तो उसका मान सम्मान नहीं होगा, नहीं चलेगा। इस तरह की बातें नहीं चलने वाली है। इन चीजों को वो डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। भाई किसी से नफरत करना ये किसके खिलाफ है? तो आपका जवाब होगा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मानव अधिकार के खिलाफ है। भाई भगवान के द्वारा बनाया गया चीज है, इससे आप नफरत कैसे कर सकते हो यार? गलत चीज है, ये मानव के अधिकार के खिलाफ है, याद रखना मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर को लेकर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, गुरुजी इस चैप्टर का क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा कि सर इस चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। मुझे एक सपना है, या फिर मेरे पास एक सपना है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इसका टाइप कैसा था? याद करो मेरे प्यारे साथियों, जब हम लोग बात कर रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के, इसका टाइप क्या था? तो आप बोलोगे सर ये अपने आप में एक ऐसे है। जब हम बात कर रहे थे मेरे भाई भारत इज माय होम, इसका टाइप क्या है? तो आप बोलोगे सर ये अपने आप में एक स्पीच है। जब हम बात कर रहे थे अ पिंच ऑफ स्नफ को लेकर के, अ पिंच ऑफ स्नफ को लेकर के, तो ये अपने आप में एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बालक? एक शॉर्ट स्टोरी है। जब हम लोग बात कर रहे थे द आर्टिस्ट को लेकर के मेरी जान, तो द आर्टिस्ट क्या है? तो आपका जवाब होगा गुरुजी ये भी अपने आप में एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है, लघु कथा है। मामला क्लियर है सर? अरे बोलो मामला क्लियर है? एग्जैक्ट इसी तरीके से जब बात आती है आई हैव अ ड्रीम चैप्टर को लेकर के, तो ये अपने आप में एक स्पीच है, ये अपने आप में एक भाषण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये भाषण कहां से लिया गया है? इस भाषण को डिलीवर करने का काम तो मार्टिन लूथर जूनियर साहब किए हैं, लेकिन ये भाषण लिया कहां से गया है? तो मैंने आपके सामने लिखा इट इज एन एक्सट्रैक्ट, ये अंश या हिस्सा है। क्या है मेरे भाई? इट इज एन एक्सट्रैक्ट, यह अंश या हिस्सा है फ्रॉम द स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के भाषण का यह अंश या हिस्सा है।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब बहुत लंबा तगड़ा भाषण दिए थे लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पे चढ़ करके। वहीं से इस भाषण को, वहीं से कुछ पॉइंट्स को, कुछ छोटे से पार्ट को उठा करके आपके और हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है ताकि हम लोग भी पढ़ करके प्रभावित हो सके। क्लियर है? अरे बोलो हाँ, बोल मेरी जान, ये बातें क्लियर है? आपका जवाब होगा कि सर क्लियर नहीं, पूरा पूरा क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर ये जो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है, इसमें आई हैव अ ड्रीम शब्द का इस्तेमाल 9 बार किया गया है। एक बार फिर से सुनना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आई हैव अ ड्रीम जो फ्रेज है उसका इस्तेमाल कितने बार किया गया, तो आपका जवाब होगा 9 बार। कितने बार मेरे भाई? 9 बार, 9 टाइम्स किया गया है। वहीं आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सर वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, इसका इस्तेमाल कितने बार किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना, इसका इस्तेमाल कुल मिलाकर के 5 बार किया गया है। एक बार फिर से मेरी जान, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से सुनो। अगर मैंने आपके सामने बोला कि सर आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है इसका इस्तेमाल, आई हैव अ ड्रीम जो एक फ्रेज है इसका इस्तेमाल कितने बार किया गया, तो आपका जवाब होगा कि सर 9 टाइम्स, 9 बार किया गया। दूसरा क्वेश्चन, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वी कैंट बी सेटिस्फाइड, इसका इस्तेमाल कितने बार किया गया प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा गुरुजी इसका इस्तेमाल 5 बार किया गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट कर दे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे? आपका जवाब होगा, क्या होगा जवाब? राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सर इनके फेमस कलेक्शन को लेकर के, प्रसिद्ध संग्रह को लेकर के। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, स्टैंड टू लव किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जवाब होगा कि सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर प्रकाशित कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। दूसरा, व्हाई वी कैन नॉट वेट, हम लोग इंतजार क्यों नहीं कर सकते? 1969 को पब्लिश किया गया था। क्लियर है? अगला, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, काओस और कम्युनिटी, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1968 के अंदर, जब इनका डेथ हुआ था। ठीक है मेरे भाई। अगला, अगला आपके सामने लिखा हुआ है द मॉन्टगोमरी स्टोरी, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1958 के अंदर। सर क्या ये चारों याद करना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक इसमें से याद आपको ये रखना है, वाई वी कांट वेट, क्या याद रखना है? मोस्ट VVI लिख लेना, वाई वी कांट वेट, वाई वी कांट वेट, हम लोग इंतजार क्यों नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके दिल से आवाज आएगी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आपके दिल से आवाज क्या आएगी मेरे भाई? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हो रजा, इतनी बातें समझ में आई? जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट कर दे, लेट करोगे तो मामला गड़बड़ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ये सच में बोल रहा हूं। ये प्रकाशित कब हुआ था? आपका जवाब होगा 1969 को हुआ था गुरुदेव, 1969 को हुआ था गुरुदेव। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। अब इस चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूं एकदम जबरदस्त तरीके से, आप बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ, बड़े प्यार से सुनिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एक चीज आपके जहन में घुसती हुई चली जाएगी और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहां से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई, आपको बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत के साथ समझना है, सुनना है, और जहां पे मैं बुलवाने की कोशिश करूं ना, वहां पे आपको बोलना है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक मामला ठीक से बनेगा नहीं। बात समझ में आई दोस्त? आइए अब बोलते हैं, सर भाषण यहां से स्टार्ट होता है और वो कहते हैं 5 स्कोर ईयर अगो, स्कोर का मतलब होता है 20, तो 5 को 20 से गुना करोगे तो 100 हो जाएगा। 100 साल पहले, वो भाषण में कहना स्टार्ट करते हैं, 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, एक महान अमेरिकी 100 साल पहले, इन whose symbolic shadow we stand, जिसके छत्र छाया में आज हम लोग खड़े हैं। ये क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये कहते हैं कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकी, जिनके छत्र छाया में आज हम लोग खड़े हैं, जिनके छत्र छाया में आज हम लोग खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन एंड प्रोक्लेमेशन। मेरे प्यारे साथियों, सर एक महान अमेरिकी जो है ना, वो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या हुआ? सा इसको टूटी फूटी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कीजिए, टूटी फूटी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कीजिए। रुक जा मेरी जान, मैं समझा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो वो भाषण में कहते हैं, उस भाषण में कहते हैं, आज से 100 साल पहले एक महान अमेरिकी, जिन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था, जिसके छत्र छाया में आज हम लोग खड़े हैं। हम लोग खड़े कहां हैं? लिंकन मेमोरियल हॉल।
तो याद होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब किसके छत्र छाया में है? तो अब्राहम लिंकन के बारे में चर्चा हुई है कि अब्राहम लिंकन साहब आज से 100 साल पहले ये बात बोल करके गए थे कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया जाएगा। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन क्या है मेरे भाई? जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आजादी का घोषणा पत्र। अब हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन क्या है। तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक आजादी का घोषणा पत्र है। इसका मतलब आज से 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने ये साइन करके दिया कि सर निग्रो को आजाद कर दिया जाएगा। निग्रो कहने का मतलब काले लोगों को। अमेरिका के अंदर दो कैटेगरी के लोग रहते हैं, गोरे लोग और काले लोग। वहां हमेशा भी भेदभाव रहता है गोरे और काले के बीच में, रहता था। अभी है कि नहीं है वो तो अमेरिका जाने के बाद पता चलेगा। बोल लो हाँ, तुम बोलोगे सर कब जा रहे हो? अभी नहीं, बस अभी समझ लो, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब बात आती है कि सर ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है ये किसके द्वारा साइन किया गया? तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। किसके द्वारा मेरी जान? आपका जवाब होगा अब्राहम लिंकन के द्वारा। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लीजिएगा। बात क्लियर है? अगला, सर ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया गया था इसका होप क्या था? इससे इससे किसको आशाएं मिली थी? तो मेरे प्यारे साथियों जो निग्रो लोग हैं ना, देखिए लाइट ऑफ होप यानी आशा की किरण टू मिलियंस ऑफ निग्रोज, यानी लाखों करोड़ों निग्रो के लिए ये एक आशा का किरण था। भाई ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया गया कि अब आप लोगों को आजाद कर दिया जाएगा, अब आप लोग वोट दे सकते हो, अब आप लोग गोरे और काले दोनों लोग मिलकर के साथ में खा सकते हो, दोनों कंधे से कंधे मिला करके चल सकते हो। तब निग्रो के बीच में एक खुशी आई, एक आशा डेवलप हुआ, आशा उत्पन्न हुआ कि अब लगता है कि हम लोग आजाद हो जाएंगे। लेकिन 100 साल हो गए लेकिन अभी तक आजादी बिल्कुल भी नहीं मिली है। अच्छा बात आती है कि सर ये निग्रो को इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि गेव द निग्रो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ताकि निग्रो को स्लेवरी से फ्रीडम किया जाए, स्लेवरी से आजादी दिया जाए, गुलामी से आजादी दिया जाए। इस स्लेवरी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गुलामी। क्या मतलब होता है? गुलामी। एक बार फिर से सुनो, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन क्यों किया गया बच्चों? तो आपका जवाब होगा ताकि जो गुलाम लोग हैं, जो दास लोग हैं, उनको फ्री कर दिया जाए, उनको आजाद कर दिया जाए। बट ना आगे कहते हैं, आगे उसी भाषण में वो कहते हैं बट लेकिन द होप्स ऑफ निग्रोज, निग्रो की जो आशाएं थी रिमेन अनफुलफिल्ड, उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई। निग्रो की जो आशा जगी थी, एक एक हम कह सकते हैं कि सर लाइट ऑफ होप जगा था, आशा की किरण जगी थी कि नहीं अब हम लोग आजाद हो जाएंगे, अब सारे के सारे लोग साथ में मिलकर के खाएंगे पिएंगे, साथ में खेलेंगे कूदेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर के चलेंगे, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अब तो जिंदगी मस्त कटने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी आशाएं, उसकी जो होप है वो रिमेन अनफुलफिल्ड, अभी भी उसकी भरपाई नहीं की गई है, यह भी अभी भी अपूर्ण है। मामला क्लियर है सर? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन क्या था? एक बार फिर से सुनो, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा साइन किया गया था प्यारे बच्चों। और जैसे ही इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया गया तो बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में एक होप जगा, एक आशा जगा कि किन लोगों को? तो निग्रो लोगों को। किस चीज का आशा जगा? कि गुलामी से इसको आजादी मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको आजादी अभी तक नहीं मिली है, वो अनफुलफिल्ड है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब बात आती है कि सर आप इतना देर से जो निग्रोस 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 जो चिल्ला रहे थे, ये निग्रोस क्या है? तो सुन मेरे भाई, निग्रोस जो है ना वो ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका। इसका मतलब हुआ ये जो निग्रो है मेरे प्यारे साथियों, वो अमेरिका के काले लोगों को कहा जाता है। अमेरिका के काले लोगों को निग्रो कहा जाता है। अच्छा ये जो काले लोग थे, ये जो निग्रो थे, ये कौन थे? तो मैंने आपके सामने लिखा फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के पूर्व के गुलाम थे, पूर्व के दास थे। पहले अमेरिका के गोरे लोग इनको दास बना करके चला करते थे, इनको गुलाम बना करके रखते थे, इसको नौकर बना करके रखते थे, मारते थे, पीटते थे, भेदभाव करते थे। जिस होटल में मैं खाऊंगा ये उस होटल में नहीं खाएगा, जहां पे मैं बैठूंगा वे वहां पे नहीं बैठेगा। बात समझ में आ रही दोस्त? बोलो बोलो। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टिल लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का मतलब होता है लड़खड़ा लड़खड़ा करके चलना, अभी भी लड़खड़ा रहा है इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी।
अमेरिकी समाज के किसी कोने में अभी भी निग्रो लोग काफी ज्यादा लड़खड़ा रहे हैं। ये मैं नहीं, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब के शब्द थे। जो शब्द कब बोला गया था? तो जो शब्द भाषण में बोला गया था 28 अगस्त 1963 को। मामला क्लियर है सर? आगे वो कहते हैं निग्रो फाइंड्स हिमसेल्फ, निग्रो खुद को पाते हैं एन एग्जाइल, एक बनवासी पाते हैं इन हिज ऑन लैंड, अपने ही जमीन से निकाले हुए आदमी समझते हैं। उनको ऐसा फील होता है, उनके दिमाग में ऐसा चलता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि भाई हम अमेरिका के हैं, लेकिन रियल में हम अमेरिकी लग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाता है, वोट भी नहीं देने दिया जाता है, किसी गोरे लोगों के साथ में बैठ करके खाने नहीं दिया जाता है, उनके साथ में चलने नहीं दिया जाता है, अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसा महसूस होता है ना, ऐसा महसूस होता है कि हम अमेरिका के हैं ही नहीं, अपने ही घर से मुझे निकाले गए हैं, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। क्लियर है? अब बात आती है कि सर निग्रो का कंडीशन कैसा था। तो हमेशा के लिए दिल और दिमाग में डाल लेना कि सर द कंडीशन ऑफ निग्रो वाज अपैलिंग। निग्रो का कंडीशन काफी ज्यादा अपैलिंग था, काफी ज्यादा दयनीय था। अरे मेरे भाई, इतना ज्यादा भेदभाव जिसके साथ होगा, इतना ज्यादा भेदभाव होगा, उसका स्थिति कभी अच्छा हो सकता है क्या? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। यानी इसका स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुका था, इनका कंडीशन काफी ज्यादा अपैलिंग हो चुका था। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यानी अभी तक हम लोगों ने इस स्लाइड के ऊपर क्या पढ़ा कि सर जो निग्रो थे वो अमेरिका के ब्लैक पीपल थे, दूसरा ये अमेरिका के फॉर्मर स्लैव्स थे, तीसरा वो अभी भी लड़खड़ा करके चल रहे हैं, स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ठीक है, निग्रो अपने आप को एक्साइल पाते हैं। इतना ही नहीं सर, उसका जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा अपैलिंग हो चुका है, काफी ज्यादा दयनीय हो चुका है, काफी ज्यादा भयावह हो चुका है। ठीक है मेरी जान, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ दिस स्पीच, इस स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं मेरे भाई। देखिए, अमेरिकन हैज डिफॉल्टेड, अमेरिकन ने धोखा दिया है। अमेरिकन ने धोखा दिया है ऑन दिस, अरे यार क्या हो रही, ऑन दिस प्रोमिसरी नोट। प्रोमिस किया था अमेरिका ने इस बात को लेकर के, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस बात को लेकर के प्रोमिस किया था कि मैं यहाँ के लोगों को आजाद कर दूंगा, लेकिन आजादी नहीं दी गई, धोखा किया गया है। सारे के सारे काले लोगों के प्रति धोखा किया गया है, और ये धोखा अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया है। हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि सर अमेरिका ने किया है। अब देखो, अमेरिकन हैज गिवन द निग्रो, अमेरिकन ने निग्रो को दिया, क्या दिया भैया? अमेरिकन ने निग्रो पीपल को क्या दिया? अ बैड चेक। क्या दिया मेरे प्यारे साथियों? आपका जवाब होगा बैड चेक, एक बेकार सा चेक दिया, which had come back marked insufficient fund। अरे याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो चेक अमेरिका ने दिया ना, जो चेक अमेरिका ने दिया ना, वो बैड चेक था। कैसा चेक दिया? आपका जवाब होगा बैड चेक था मेरे प्यारे साथियों। और उस बैड चेक पे उन्होंने साफ साफ लिख करके दिया इनसफिशिएंट फंड्स। मेरे पास कोई भी फंड नहीं है, मेरे पास कोई भी फंड नहीं है देने को लेकर के, अब मैं क्या ही दूं। एकदम बैड चेक दिया था मेरे भाई। अब सुनो, वी रिफ्यूज, अब वो कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वी रिफ्यूज टू बिलीव, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, मैं मानने से इनकार करता हूं, मैं विश्वास करने से इनकार करता हूं कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि जस्टिस का जो बैंक है, न्याय का जो बैंक है, वो एकदम बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्ट कहने का मतलब दिवालिया हो चुका है, दिवालिया कहने का मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान करके चलता हूं। अमेरिकन गवर्नमेंट हम लोग से झूठ बोल रही है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा द बैंक ऑफ जस्टिस इज ब्लैंक, न्याय का बैंक क्या हो चुका है? तो आपका जवाब होगा द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, दिवालिया हो चुका है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है? आगे देखिए, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक निग्रोज। उस भाषण में ये कहते हैं इट वुड बी फैटल, ये काफी ज्यादा घातक होगा फॉर द नेशन, इस राष्ट्र के लिए, टू ओवरलुक द निग्रोज। ओवरलुक का मतलब नजरअंदाज करना, निग्रो पीपल को नजरअंदाज करना, निग्रो पीपल को नजरअंदाज करना इस देश के लिए काफी ज्यादा फैटल साबित हो सकता है, इस देश के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। मेरे भाई, अगर देश को डेवलप करना है ना, देश को अगर आगे बढ़ना है ना, तो उस देश के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उन सभी लोगों के बीच समानता लाना पड़ेगा। अगर भेदभाव करके चलेंगे मेरे भाई, तो देश कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है, कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है मेरे भाई। क्लियर है? आगे देखिए, अब वो कहते हैं
1960 1963 इज नॉट एन एंड। सर 1963 कहने का मतलब 1963 में ये भाषण दिया गया ना, उस भाषण में कहते हैं ये जो 1963 है ये अंत नहीं है, बट अ बिगिनिंग, ये तो एक शुरुआत है। ये जो 1963 का भाषण आप लोग जो सुन रहे हो मेरे प्यारे साथियों, ये अंत नहीं है। 1963 इज नॉट एन एंड, यह अंत नहीं है, बट अ बिगिनिंग, बल्कि एक शुरुआत है। And as we walk, we make the place that we shall always march ahead। कहते हैं जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, वी मेक, अरे भैया रुक जा रे मेरी जान, रुक जा। अब कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, वी मेक द प्लेस, हम लोग इस बात को लेकर के शपथ लेते हैं कि वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते हुए रहेंगे। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है, सारे के सारे निग्रो लोग इस बात को लेकर के टूट पड़े थे। भाई नॉन वायलेंट स्ट्रगल करेंगे, सरकार को जागना पड़ेगा, सरकार को यह भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। उसी भाषण में ये कहते हैं अब हम लोग चल चुके हैं मेरे भाई, और इतना ही नहीं, अब हम लोग लगातार आगे बढ़ेंगे, मार्च अहेड, इस बात को दिमाग में डाल लो। आगे सुनो, अब वो कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या कहते हैं पता है, सारे के सारे निग्रो लोग से कौन कहते हैं, तो मार्टिन लूथर जूनियर साहब कहते हैं कंटिन्यू वर्किंग विद फेथ, कंटिन्यू वर्किंग, लगातार काम करते रहना है, विद फेथ, विश्वास के साथ काम करना है। कोई कितना भी आकर के बोल दे भाई तू इतना काहे ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहा है, तुम ये कहा कर रहा है, वो कहा कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो याद रखना, विश्वास जगा करके रखना अपने दिल के अंदर कि नहीं, सफलता मिलेगी। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सफलता मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। आगे वो कहते हैं नॉट टू बी क्वालिटी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, नॉट टू बी क्वालिटी, किसी भी प्रकार का गलत गुण अपने अंदर मत लाना, कोई भी फिजिकल वायलेंस मत करना। वो कहते हैं कि कोई भी फिजिकल वायलेंस मत करना, ऐसी गलती कभी मत करना। उस भाषण में कहते हैं आप सारे के सारे लोग ऐसी गलती कभी मत करना जिससे हमारे देश को नुकसान हो, जिससे सरकार हम लोगों को और ज्यादा इग्नोर करने पे मजबूर हो जाए। कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं करेगा, लाठा लठौर नहीं करेगा, देश के सामान की क्षति नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। भाई हम सभी लोग अमेरिकन जो व्हाइट पीपल है उससे नफरत थोड़ी करते हैं, बिल्कुल भी नफरत नहीं करते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि साथ में मिल करके चले। आगे वो कहते हैं नॉट टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ निग्रोस। सरकार जरा कान खोल के सुन लो, निग्रो के डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, निग्रो के मंजिल को कम आंकने की जरूरत नहीं है, और निग्रो को कम आंकने की जरूरत नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान भर करके उठेंगे, और उठ चुके हैं, अब आपको भी झुकना पड़ेगा। यहाँ इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा बच्चों, तो मैंने ये बताया कि सर हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू वर्क करेंगे, लगातार काम करेंगे, किसके साथ, आपका जवाब होगा फेथ के साथ, विश्वास के साथ। हम लोग इस तरह का कोई भी गुण लेकर के नहीं आएंगे जो गलत होगा, हम लोग किसी भी तरीके का फिजिकल वायलेंस नहीं करने वाले हैं, और निग्रो का जो डिटर्मिनेशन है उसको अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, कम करके आंकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखो मेरे भाई, अब इस पूरे के पूरे चैप्टर को अब हम लोग लास्ट लेकर के चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, मतलब अब नजदीक में ही है। अब बोलते हैं वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, हम सारे के सारे लोग, हम सभी लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ये जो फ्रेज है मेरे प्यारे साथियों, इसका इस्तेमाल कुल मिलाकर के 5 टाइम्स किया गया है, 5 बार किया गया है। हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। मोटल्स एंड होटल्स, मोटल्स समझते हो किसको बोलते हैं, नहीं समझते हो ना, कोशिश करना, आज तुम सर्च करना कि रियल में मोटल्स क्या होता है। बात समझ में आया, होटल जो होता है ना, होटल तो जानते ही होगे। तो ये कहते हैं हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं, जब सारे के सारे लोग, गोरे लोग और काले लोग होटल में साथ में बैठ करके खाना नहीं खाएंगे तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ए स्मॉलर हिट टू अ लार्ज वन, जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है ना, और गोरे लोगों को जो गोरे लोगों के पास झुग्गी झोपड़ी नहीं, मकान है पक्का का, और ये जो काले लोग हैं ना उसको अधिकार ही नहीं मिला है यार, कुछ चीज दिया ही नहीं जाता है, तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते जब उसको भी उस तरह का चीज नहीं मिलना स्टार्ट हो जाए। मिसिसिपी वोट, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जो एक मिसिसिपी स्टेट है मेरे भाई, जो अभी अन्याय की भट्टी में तप रहा है,
मिसिसिपी अ डेजर्ट स्टेट sweltering in the heat of injustice. जब तक इस मिसिसिपी स्टेट को वोट देने का अधिकार ना मिल जाए तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर। जब तक न्याय पानी की तरह बहना ना शुरू कर दे तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। याद रखना, जस्टिस जस्टिस मतलब न्याय, रोल्स डाउन घूमना, लाइक वाटर पानी की तरह। जब तक न्याय पानी की तरह बहना ना शुरू कर दे तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। पानी की तरह बहना कहने का मतलब ये समझ में आया, निष्पक्षता की भावना होनी चाहिए, इनइक्वलिटी को खत्म करने की बात होनी चाहिए, इक्वलिटी को लाने की बात होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा है इसका मतलब हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। आगे कहते हैं मेरे भाई, हम कितना भी यात्रा करें, यात्रा करते 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 थक जाए, लेकिन रुकना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं लेट अस नॉट वैलो। लेट अस नॉट वैलो, वैलो का मतलब गोता लगाना। हम लोग गोता नहीं लगाएंगे इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, निराशा के घाटी में गोता नहीं लगाएंगे। भाई कोई आकर के कुछ भी बोल दे लेकिन निराश नहीं होना है, उसमें डूब नहीं जाना है, निराशा के घाटी में गोता नहीं लगाना है मेरे प्यारे साथियों। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट मैं आपको बोला हूं। लेट अस नॉट वैलो, गोता नहीं लगाना है इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, निराशा के घाटी में। निराशा के घाटी में गोता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि सर आई हैव अ ड्रीम जो वर्ड है या फिर आई हैव अ ड्रीम जो फ्रेज है, इसका इस्तेमाल कितने बार किया गया है? तो आपका जवाब होगा कि सर इसका इस्तेमाल कुल मिलाकर के 9 बार किया गया है। कितने बार मेरी जान? आप बोलोगे सर 9 बार किया गया है। क्या क्या बोला गया वो भी देखो। डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम्स। सर अमेरिका में ना बहुत सारे सपने हैं, हम लोगों ने देखा है, उस पर गहन विचार करने की जरूरत, गहन चिंतन करने की जरूरत है कि उसको किस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। वन डे, एक दिन, दिस नेशन विल राइज अप। मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि एक दिन ये जो देश है ना ये उठेगा, एक दिन ये देश जागेगा और एक दिन ये देश साथ मिलकर के रहेगा। सिट डाउन टुगेदर, साथ में बैठेंगे, एट द कॉर्नर ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा के टेबल पे। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है कि वो समय आएगा जहां पे गोरे और काले लोग साथ में बैठेंगे और साथ में बैठ करके भोजन एकदम मस्त तरीके से करेंगे, भाईचारा के टेबल पे बैठेंगे जहां पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मिसिसिपी, मिसिसिपी एक स्टेट है, और डेजर्ट स्टेट। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा डेवलप्ड स्टेट, याद रखना क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा डेवलप्ड स्टेट तो आपका जवाब क्या होगा पता है? डेवलप्ड स्टेट पूछा जाएगा प्यारे बच्चों तो आपका जवाब होगा अल्बामा। क्या जवाब होगा बच्चों? अल्बामा। लेकिन अगर डेजर्ट स्टेट पूछा जाएगा ना तो इसका जवाब होगा मिसिसिपी। डेजर्ट स्टेट पूछा जाएगा तो इसका जवाब होगा मिसिसिपी। बोला गया मिसिसिपी और डेजर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। मिसिसिपी जो कि एक डेजर्ट स्टेट है वो अन्याय की भट्टी में तप रहा है, इनजस्टिस के हीट में तप रहा है और उसका शोषण किया जा रहा है। इसका मतलब वहां के लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वहां के लोगों का शोषण किया जा रहा है। आगे है दे विल नॉट बी जज्ड, दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। मेरा एक सपना है और मेरा सपना यह है कि हम सारे के सारे लोगों को कोई जज नहीं कर सकता है, हम सारे के सारे लोगों को कोई जज नहीं कर सकता है। कह सकते, जज का मतलब तो समझते होगे, कोई जज नहीं कर सकता है स्किन से कि नहीं उसका स्किन काला है तो उसको उधर बैठाओ और गोरका है आ पजरा में बैठ जा, बगल में बैठ जा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से जज कोई नहीं कर सकता है। ये मेरा सपना है। अगला सपना है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है एवरी वैली, हर एक घाटी शैल बी एक्सॉल्टेड। जो घाटी है ना वो नीचे की ओर होता है और जो माउंटेन है मेरे भाई वो ऊपर होता है। तो ये कहते हैं मेरा एक सपना है एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, एवरी हिल एक्सॉल्टेड, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो। बड़ा गजब की बात बोली है। ये कहते हैं कि मेरा सपना ये है जो नीचे तबके के लोग हैं, जो वैली लोग हैं, जो निग्रो पीपल है, इसको एक्सॉल्ट किया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए। और जो माउंटेन है, जो बड़े लोग हैं, जो उजले लोग हैं, गोरे लोग हैं ना, उसको नीचे कर दिया जाए। इसको बढ़ा देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तब जाकर के हम लोग क्या जमीन पूरा समतल हो जाएगा और तब चलने में मजा आएगा। इनका ये सपना है।
मतलब जो मतलब निग्रो लोग हैं ना, उनको कुछ आरक्षण दिया जाए जिसकी वजह से कुछ वो आगे बढ़ पाएंगे, और जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इसके आरक्षण को कुछ छीन लिया जाए ताकि वो नीचे आएंगे, ये बढ़ेगा ये नीचे होगा, फिर धीरे धीरे मामला इक्वल में चलने वाला है। बात क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, आजादी की गीत गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, आजादी की गीत गूंजने दो। कहां से? स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। स्नो कैप्ड का मतलब समझते हो ना? बर्फ दक्षिता। बर्फ दक्षिता मतलब जो बर्फ से पूरा तरीके से कंप्लीट ढके हुए हो। याद रखना, अगर देखने को मिलेगा स्नो, स्नो कैप्ड, स्नो है, स्नो SNOW, अगर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों स्नो कैप्ड, तो आपका जवाब होगा रॉकीज। क्या जवाब होगा? रॉकीज। अगला, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, आजादी के गीत गूंजने दो कर्वेशियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के वो टेढ़ी मेढ़ी चोटियों से आजादी के गीत गूंजने दो, कैलिफोर्निया की उस टेढ़ी मेढ़ी चोटियों से। आगे वो कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से गीत गूंजने दो। गीत कैसा होना चाहिए? वो गीत आजादी का होना चाहिए। भाई इनके कहने का मतलब ये है पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर इस बात को फैला देना है। जाइए आप लोग, जॉर्जिया जाइए, अमेरिका के अलग अलग जगह पे जाइए जहां पे आजादी नहीं मिली हुई है, हर एक जगह पे जाइए और वहां पे जाकर के एक आंदोलन कीजिए। वो आंदोलन नॉन वायोलेंट होना चाहिए, किसी भी प्रकार के वायोलेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सारे के सारे लोगों के दिमाग में ये बात डाल देना है, और अच्छे तरीके से सभी लोगों के दिमाग में डाल देना है कि अब हम लोगों को आजादी चाहिए और अब हम लोगों को आजादी मिलेगी। इसके लिए हम सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। बात समझ में आया मेरे भाई? इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो मेरे प्यारे साथियों कि ये बात क्लियर है कि नहीं, प्लीज जल्दी से बता। चलिए मेरे भाई आगे बढ़े, इतनी बातें क्लियर है? तो ये जो मैं बोला हूं ना, ये 4 पॉइंट्स अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना। सबसे पहला मैंने क्या बोला? सबसे पहला बोला कि सर कहीं पर भी अगर स्नो कैप देखने को मिलेगा तो आपका आंसर रॉकीज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि सर कार्वेशियस पिक्स, इसका मतलब हुआ टेढ़ी मेढ़ी चोटियां। कहां का टेढ़ी मेढ़ी चोटियां? तो आपका जवाब होगा कैलिफोर्निया। अगला मेरे प्यारे साथियों, स्टोन स्टोन माउंटेन, तो आपका जवाब होगा कि सर वो कहां का? जॉर्जिया का। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि ये बातें आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से छप गई होगी, ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूं मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से बताओ, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है दोस्त? अरे बोलो। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। ओके, अब देखो मेरे भाई, जो चीज मैं पढ़ाया हूं ना उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मेरा काम क्या है पता है? मेरा काम है इन चीजों को एक बार रिवाइज कराना ताकि आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। देखो बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एकदम इजी वे में आपको पढ़ना है। वो कहते हैं कि आज से 100 साल पहले एक अमेरिकी ने, आज से 100 साल पहले एक अमेरिकी ने भाषण दिया था, जिसके छत्र छाया में आज हम लोग खड़े हुए हैं, और उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था। सवाल पैदा होता है कि सर इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बारे में बताइए। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन करने की वजह से बहुत सारे लाखों निग्रो के ये होप बन चुके थे, आशा की किरण बन चुके थे कि नहीं अब हमको आजादी मिल जाएगी। और इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन क्यों दिया गया था? भैया ये आजादी का घोषणा पत्र है ताकि स्लेवरी से फ्री कर दिया जाए, गुलामी से आजादी मिल जाए। किसको? निग्रो लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी जो अभी भी जो उसका होप है ना, आशा है, वो अनफुलफिल्ड है। अनफुलफिल्ड कहने का मतलब पूरा नहीं किया गया, अपूर्ण है। निग्रो कौन था मेरे भाई? तो तुम बोलोगे ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के काले लोग थे। फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के पहले के गुलाम थे, जो अभी भी लड़खड़ा रहे हैं इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकी समाज के किसी कोने में लड़खड़ा रहे हैं। निग्रो लोग अपने आप को पाते हैं एग्जाइल, पाते हैं अपने ही जमीन से, अपने ही घर से निकाले हुए इंसान पाते हैं। और निग्रो का जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा अपैलिंग हो चुका है, काफी ज्यादा दयनीय हो चुका है। अमेरिका ने धोखा दिया है,
प्रोमिसरी नोट उन्होंने दिया था, नोट करके दिया था, साइन करके दिया था। सर बैड चेक दिया था निग्रो को और उसमें इनसफिशिएंट फंड्स लिख दिया था। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि बैंक ऑफ जस्टिस बैंकरप्ट हो चुका है। बैंक ऑफ जस्टिस बैंकरप्ट हो चुका है। ये काफी ज्यादा घातक होगा। क्या चीज घातक होगा? तो निग्रो को ओवरलुक करना, निग्रो को नजरअंदाज करना। 1963 बिगनिंग नहीं, 1963 अंत नहीं, यह एक शुरुआत है, यह एक बिगनिंग है। जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मार्च अहेड याद रखिएगा। हम लोगों को कंटिन्यू वर्क करना है, कंटिन्यू काम करना है। किसके साथ? तो आपका जवाब होगा फेथ के साथ, विश्वास के साथ। लेकिन मैं आप तमाम आदमी को बता दूं एक बात कि भाई कुछ भी करना, लेकिन गलत गलत कदम मत उठाना। कुछ भी करना, फिजिकल वायलेंस मत करना जिससे हमारे देश को खतरा हो सके। ऐसी गलती कभी मत करना। और मैं सरकार को भी एक बात बताना चाहता हूं कि निग्रो के डिटर्मिनेशन को अंडरस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, उसको कम करके आंकने की जरूरत नहीं है। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं इन सभी चीजों में, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि हम लोगों को गोता नहीं लगाना है किसमें? तो वैली ऑफ डिस्पेयर, वैली ऑफ डिस्पेयर, ठीक है। मिसिसिपी कैसा स्टेट है? तो आपका जवाब होगा डेजर्ट स्टेट है, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छा। एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, जितने भी घाटी है ना उसको उठाना होगा। और जो माउंट है या फिर जो माउंटेन है, पर्वत है, या फिर हम कह सकते हैं हिल है ना, चोटी है, इसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर के मामला इक्वल का होगा, ठीक है मेरे दोस्त। आगे वो क्या कहते हैं मेरे भाई? आजादी की गीत गूंजने दो। कहां कहां से वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छे तरीके से मुझे विश्वास है कि जितना भी चीज मैं पढ़ाया हूँ, जितना भी चीज मैं बताया हूँ, उसमें हर एक चीज आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से घुस गई होगी। ऐसा मान करके चलने में क्या ही बुराई है बच्चों, ऐसा मान करके चलने में क्या ही बुराई है, क्योंकि मुझे अपने काम पे, मुझे अपने बच्चों पे अच्छे तरीके से विश्वास है, ठीक है। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भाई। ओके यार, बिल्कुल सही है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़े। यानी भैया जो एक्सप्लेनेशन था ना, जो एक्सप्लेनेशन था ना मेरी जान, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। पढ़ाने के लिए इसको मैं 3 घंटा पढ़ाता हूँ यार, लेकिन उतना पढ़ने का टाइम है नहीं। बस इस तरीके से मैं आपके सामने डिजाइन किया हूँ ना इन चीजों को, कि एक भी लाइन या एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटने वाला है, हर एक चीज समझ में आएगा, लिख करके दे सकता हूँ, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर देना स्टार्ट करना मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। याद रखना, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। अब सारे के सारे लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब पैदा कब हुए थे? ऑप्शन आपके सामने 1939 को, 1929 को, 1919 को, या फिर 1969 को। तो आपका जवाब होगा 1929, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ, आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम जो है ना, स्पीच का एक पार्ट है। विच हैज बीन डिलीवर्ड बाय, जो किसके द्वारा डिलीवर किया गया था? तो आपका जवाब होगा कि सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डी फॉर दूल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का सही जवाब है। याद रखना मेरी जान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ना ब्लैक गांधी कहा जाता है। कौन सा गांधी? आपका जवाब होगा कि सर जी ब्लैक गांधी कहा जाता है। पता है भैया ब्लैक गांधी क्यों कहा जाता है? ये गांधी जी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, यानी इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, इन्फ्लुएंस से। इतना ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये जो थे ना वो काले लोग थे, निग्रो थे, इस बात को याद रखिएगा। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1964 में। किस लिए? टू एंड द सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड। एसेसिनेटेड का मतलब होता है हत्या कर देना। तो इनका हत्या कब किया गया था मेरे भाई? 1968 में, 1955 में, 1964 में, या फिर 1968 में? तो आपका जवाब 1968 होगा। दो दो बार 1968 मिस्टेक हो गया है मेरे भाई। कहते हैं ना वो गलती से मिस्टेक हो गया है यार गलती से मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन निग्रो को दिया गया, अच्छा, स्लेवरी के लिए दिया गया, गुलामी के लिए, या फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आजादी के लिए? तो भैया इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन दिया गया था गुलामी से आजादी के लिए। अलग बात है कि आजादी नहीं मिली थी। बी फॉर बिहारी बाबू सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गाले लोगों से कहते हैं, कंटिन्यू वर्किंग विद ब्लैंक, लगातार काम करते रहो। किसके साथ? ऑप्शन लव प्यार के साथ, हेट्रेड दुश्मनी के साथ, फेथ विश्वास के साथ, या जेलसी ईर्ष्या के साथ? तो आपका जवाब होगा फेथ विश्वास के साथ। सी फॉर चाइना आपके और हमारे सेंटेंस का 110% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बच्चों,
ब्लैंक इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा वो स्टेट है जो अन्याय की भट्टी में तप रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है? ऑप्शन ऑप्शन है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मिसिसिपी या शिकागो। तो आपका जवाब होगा मिसिसिपी। बी, सी फॉर चाइना आपके और हमारे सेंटेंस का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज यंगेस्ट पर्सन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे कम उम्र के इंसान थे टू रिसीव ब्लैंक प्राइज इन 1964। जिनको किस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1964 में? ऑप्शन आपके सामने है बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन या इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट। तो आपका जवाब होगा नोबेल प्राइज। दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अगला है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार लेट अस नॉट वैल्यू, गोता नहीं लगाना है इन द वैली ऑफ ब्लैंक। किसके घाटी में? ऑप्शन लिवरपूल, डिस्पेयर, अल्बामा या होप। तो आपका जवाब होगा लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, यानी निराशा के घाटी में गोता लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ब्लैंक। हम लोग इस बात को लेकर के शपथ खाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज फाइट, हमेशा लड़ाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज हेट पीपल, हमेशा लोगों से नफरत करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। डी फॉर दुल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट। द ऑथर एडवोकेट्स, जो ऑथर है वो समर्थन करते हैं किन चीजों का? भाई एक बात बताओ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब किन चीजों का समर्थन करते हैं? ऑप्शन आपके सामने नॉन वायलेंट स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल, बोथ द वेज या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब होगा नॉन वायलेंट स्ट्रगल, दैट मींस अहिंसात्मक संघर्ष। ठीक है, अगला। अरे भाई ये रहा मेरी जान। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन ब्लैंक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हत्या कितने तारीख को किया गया? तो याद रखना 4 अप्रैल 1968। ठीक है, 4 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, इनका पैदाइश कब हुआ था? 1929 को। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन ब्लैंक। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब के द्वारा डिलीवर किया गया था। सवाल पैदा होता है कि सर ये स्पीच कब दिया गया था? अगस्त 1963 को, सॉरी 28 अगस्त 1963 को, 28 जून 1965 को, 28 मई 1953 को या 28 अप्रैल 1973 को। तो आपका जवाब होगा 28 अगस्त 1963, यानी ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का सही जवाब है। इसमें कहीं से किसी भी बालक को कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। क्लियर है दोस्त? अरे बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो मेरे भाई, लेट मत कर मेरी जान। ओके, नेक्स्ट। द स्टेट ऑफ ब्लैंक इज स्वेल्टरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट है जो अन्याय की भट्टी में तप रहा है और उनका काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा मिसिसिपी। डी फॉर दुल्हे राजा। नेक्स्ट। बाय द साइनिंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। सर इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन पे जो साइन किया गया था मेरे प्यारे साथियों, और वो होप था निग्रो का, निग्रो के लोगों का होप था, उसको क्या पूरा किया गया? फुलफिल नहीं। आधा पूरा हुआ? नहीं। रिमेन अनफुलफिल्ड, अभी भी अनफुलफिल्ड ही है मेरे भाई। सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला। अमेरिका गेव द निग्रो पीपल। अमेरिका ने निग्रो पीपल को दिया कौन सा चेक दिया? ऑप्शन है गुड चेक, बैड चेक, अ टर्न चेक या फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने बताया आपको कि सर अमेरिका ने निग्रो को बैड चेक दिया था, यानी बी फॉर बिहारी बाबू सही जवाब है। उस पे लिख दिया था इनसफिशिएंट फंड्स। अरे भाई कमाल है यार। टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी ब्लैंक। सर टू ओवरलुक इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना। निग्रो को नजरअंदाज करना क्या होगा? ऑप्शन है गुड अच्छा होगा, बेनिफिशियल लाभदायक होगा, फैटल घातक होगा। तो आपका जवाब होगा फैटल घातक होगा। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड को कितने बार रिपीट किया गया? आपका जवाब होगा 5 टाइम्स। दैट मींस सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। The Negroes made the place that they will always blank. निग्रो लोगों ने, काले लोगों ने इस बात को लेकर के शपथ खाया कि वे लोग लगातार क्या करेंगे? तो मार्च अहेड, लगातार आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का सही जवाब है। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, याद रखना बच्चों, यहां पे पूछ दिया है बच्चों कि मोमेंटस का मतलब क्या होता है हो? तो याद रखना मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण। ऑप्शन के अंदर सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर होगा। ब्लैंक हैज गिवन
ब्लैंक हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक। निग्रो पीपल को बैड चेक किसने दिया? विच हैज कम बैक मार्क इन इनसफिशिएंट फंड, जिसपे इनसफिशिएंट फंड्स लिख दिया गया मेरे भाई। किसने दिया था? ऑप्शन है यूरोप ने दिया, कनाडा ने दिया, अमेरिका ने दिया, मैक्सिको ने दिया। आपका जवाब होगा अमेरिका ने दिया, सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट ब्लैंक। जो नस्लीय भेदभाव है वो किसके विरोध में है, किसके विरुद्ध है, किसके अगेंस्ट में है? ऑप्शन है कैपिटलिज्म, पावर, सेकुलरिज्म या फिर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब मानव अधिकार। तो भाई भगवान के द्वारा बनाया गया है ना, चाहे वो गोरा हो या फिर काला हो, गोरा हो या फिर काला हो, ये तो भगवान के द्वारा बनाया गया ना भाई। अरे बोलो ना, आप बोलोगे सर सही बात है, तो ये मानव अधिकार के खिलाफ है, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में है। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? आपका जवाब होगा कि सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। रुको रुको रुको, सारे बच्चे रुक जाओ, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट करो। तब एचिबेट्स किसने, एचिबेट्स साहब किस चैप्टर को लिखे थे? तो आपका जवाब होगा द अर्थ को। किसको मेरे भाई? द अर्थ को लिखे थे। सर सिगानोया साहब किस चैप्टर को लिखे थे? तो आपका जवाब होगा द आर्टिस्ट को। ठीक है, कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों। सर जर्मन ग्रीड साहब किसको लिखे थे? तो आप बोलोगे अ चाइल्ड इज बॉर्न को। अ चाइल्ड इज बॉर्न। उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट है दे हैड ड्रीम। उन लोगों के पास सपना था दैट वन डे दे वुड ब्लैंक, एक दिन बनेंगे। ऑप्शन आपके सामने, डिवाइड द नेशन, नेशन को विभाजित किया जाएगा, राष्ट्र को विभाजित किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सर। किल द व्हाइट पीपल, गोरे लोगों को मार दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सर। गेट देयर राइट्स, उनको अपना अधिकार मिलेगा। जितने भी काले लोग थे ना, उनको इस बात को लेकर के विश्वास था, उनको इस बात को लेकर के यकीन था कि सर उनको अपना अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ी देर से ही सही लेकिन मिलेगा। बस विश्वास के साथ, फेथ के साथ वर्क करते रहो। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन। निम्नलिखित में से कौन सा लेसन है जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा? आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहां से बिलोंग कर रहे थे? ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना या फिर द यूएसए। यूएसए कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करेक्ट आंसर यही होगा। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम स्पीच का एक पार्ट है जो डिलीवर किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। द कंडीशन ऑफ द ब्लैंक वॉज अपैलिंग। किसका कंडीशन काफी ज्यादा अपैलिंग था? अपैलिंग मतलब काफी ज्यादा दयनीय था। ऑप्शन है अफ्रीकन का, निग्रोस का, इंडियंस या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से बताना मेरे भाई। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर निग्रो का जो कंडीशन था ना वो काफी ज्यादा अपैलिंग हो चुका था। ब्लैंक वॉज अ ग्रेट ऑरेटर। निम्नलिखित में से कौन है जो एक महान वक्ता थे? तो तुम बोलोगे सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर खतरनाक लेवल के वक्ता थे मेरे भाई। इतना ही नहीं, अरे भाई इनके बारे में कुछ बात याद रखो। ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे मेरे भाई। बात समझ में आया? अरे बोलो, बात क्लियर है? इतना ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, एक ग्रेट ऑरेटर थे, ग्रेट ऑरेटर थे। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है मेरी जान, एक पॉइंट और याद रखना है कि सर ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे मेरे भाई। बात समझ में आया? इस बात को भी दिमाग में अच्छे तरीके से ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज शेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस। निम्नलिखित में से कौन है जो अन्याय की भट्टी में तप रहा है और उसका शोषण भी किया जा रहा है? तो उसका नाम है मिसिसिपी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ब्लैंक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? तो एक निग्रो थे मेरे भाई, ये भी एक काले लोग थे। इसी वजह से हो सकता है कि ये काले लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। और वैसे भी यार ऐसा थोड़ी ना है कि अगर गोरे लोग रहते हैं तो काले से नफरत करते हैं, सब ऐसा नहीं होता है। और अमेरिका के अंदर भी सब ऐसा नहीं थे। बात समझ में आया ना? नेक्स्ट, अगला है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन ब्लैंक। सर इनको पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है 1964 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है ब्लैंक इज अ डेजर्ट स्टेट। मैंने आपसे बोला था 2 पॉइंट याद रखना है। अगर पूछा जाएगा मेरे भाई डेवलप्ड स्टेट, क्या पूछा जाएगा? डेवलप्ड स्टेट, याद रखना। डेवलप्ड स्टेट पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होगा अल्बामा। क्या जवाब होगा? बोलो बोलो बोलो। आप बोलोगे सर अल्बामा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे डेजर्ट स्टेट, डेजर्ट स्टेट पूछा जाएगा ना बच्चों, तो याद रखिएगा इसका जवाब होगा मिसिसिपी। दैट मींस ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है सर? अरे बोलो, बढ़े आगे, बोलो हो कर राजा, बढ़े आगे, चला आगे बढ़ते। अगला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ब्लैंक चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे? ऑप्शन है 1 2 3 4। तो आपका जवाब होगा 4, डी फॉर दूल्हे राजा। मार्टिन लूथर सॉरी निग्रोस आर द फॉर्मर ब्लैंक ऑफ अमेरिका। निग्रो जो थे ना वो पूर्व अमेरिका के क्या थे?
ऑप्शन है अमेरिका के फार्मर्स थे, किसान थे, ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, या स्लेव्स थे, दास थे, गुलाम थे। तो आपका जवाब होगा स्लेव्स। सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का सही जवाब है। ब्लैंक एडवोकेट्स कौन थे जो समर्थन करते हैं नॉन वायोलेंट स्ट्रगल, यानी अहिंसात्मक संघर्ष का समर्थन कौन करते हैं? ऑप्शन है पर्लस बक, एचिबेट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर शिगानोया। तो आपका जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का सही जवाब है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ ब्लैंक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? आर्टिस्ट थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, साइंटिस्ट थे, या फिर फिलोसफर थे? तो आपका जवाब होगा सिविल राइट एक्टिविस्ट, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन ब्लैंक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब इस स्पीच को डिलीवर किए थे वाशिंगटन डीसी में, लेकिन कब किए थे? तो 28 अगस्त 1963 को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स नापसंद करते हैं ब्लैंक डिस्क्रिमिनेशन, किस भेदभाव को? ऑप्शन है कास्ट, सेक्स, रिलीजन या रेशियल। तो आपका जवाब होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव। डी फॉर दुल्हे राजा करेक्ट आंसर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट ब्लैंक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गोरे किसको प्यार करते हैं? तो गोरे अमेरिकन को प्यार करते हैं। सर ऐसा थोड़ी है कि उससे नफरत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द बैंक ऑफ जस्टिस इज ब्लैंक। सर जस्टिस का बैंक कैसा हो चुका है? ऑप्शन आपके सामने बैंकरप्ट, हाईवे, स्टैगर्ड या फिर स्ट्रगल्ड। तो आपका जवाब होगा कि सर बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ए फॉर एप्पल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, ये बस ये तो अलग सी बात है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यानी यहां तक इस ऑब्जेक्टिव को हटा देना, ठीक है। यहां तक मैंने कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है प्यारे बच्चों। अब आप सभी से एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात ये कहना चाहूंगा मेरे भाई कि जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट कर देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने पूरे क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनने वाला था। पूरा का पूरा क्वेश्चन यानी 100% क्वेश्चन आपसे बनने वाला था और आपसे बना भी होगा, क्योंकि मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन बड़े तगड़ा लेवल पे किया है मेरे भाई। एक एक चीजों को समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आया है तो अभी के अभी एक प्यार भरा कमेंट सेक्शन के अंदर छाप दो। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। प्लीज जल्दी से छापना स्टार्ट करो, लेट मत करें मेरे भाई, लेट मत कर, जल्दी बता प्लीज। अब मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं और एक एक सब्जेक्टिव को बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत के साथ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस स्पीच। जो लेखक है वो अपने भाषण के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो किस चीज को अचीव करना चाहते हैं। मैंने आंसर आपके सामने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, द ऑथर थ्रू हिज स्पीच इज ट्राइंग टू रिमाइंड। जो लेखक है ना वो इस स्पीच के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं और याद दिलाते हैं कि अमेरिका शुड कीप द प्रोमिस। अमेरिका ने वादा किया था, विच वॉज मेड 100 years अगो। जो वादा क्यों किए हुए 100 साल हो चुके हैं, यानी 100 साल पहले उन्होंने वादा किया था। क्या वादा किया था? टू गिव जस्टिस एंड फ्रीडम टू निग्रोज, कि निग्रो को जस्टिस दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा और फ्रीडम, आजादी दिया जाएगा। निग्रोस आर स्टिल नॉट फ्री, लेकिन जो निग्रो है ना वो अभी भी फ्री नहीं है। एंड देयर इज नो जस्टिस फॉर देम, और उनके लिए कोई न्याय नहीं आया और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। सो ही वॉन्ट्स टू अचीव, इसलिए वो प्राप्त करना चाहते हैं फ्रीडम, आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, इक्वलिटी, समानता प्राप्त करना चाहते हैं, एंड जस्टिस, न्याय प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। मैंने हिंदी में आपके सामने लिखा, लेखक अपने भाषण के जरिए याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने निग्रो को 100 साल पहले ही न्याय स्वतंत्रता देने का वादा किया था, उसे पूरा करना चाहिए। निग्रो लोग अभी भी स्वतंत्र नहीं है, द निग्रो आर नॉट स्टिल फ्री, अभी भी स्वतंत्र नहीं है और उन लोगों के लिए कोई न्याय नहीं है, इसलिए वह उन लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त करना चाहते हैं। एकदम सिंपल सा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज अ ग्रेट ऑरेटर। क्या आपको लगता है, क्या आप सोचते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान वक्ता है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ऑरेटर। आपके अनुसार एक ग्रेट ऑरेटर के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? What does मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज हिज पीपल। और इतना ही नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लोगों को क्या करने की प्रेरणा देते हैं। मैंने आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा बच्चों, एक रत्ती भी परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा पेशेंस बना करके रखो। मैंने लिखा यस, हाँ, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज अ ग्रेट ऑरेटर। मुझे बिल्कुल यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान अमेरिकी है, एक महान वक्ता है।
A great orator is able to put his idea in a clear and forceful words that his audience can understand and appreciate. ओहो, जो ग्रेट ऑरेटर होते हैं ना, जो महान वक्ता होते हैं ना, वो किसी भी तरीके से बात को बोल करके मतलब जो जनता होता है उसको समझा पाते हैं और किसी बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं. ही इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड इमोशंस ऑफ द ऑडियंस. वो ऑडियंस को समझ जाते हैं, उनके इमोशन को भी समझ जाते हैं, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होती है. मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड हिज पीपल टू फाइट फॉर जस्टिस. मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब लोगों से कहते हैं कि न्याय के लिए लड़ो, बट नॉट विद वायलेंस. लेकिन हिंसा के साथ मत लड़ो. न्याय के लिए आपको लड़ाई करना है और जबरदस्त तरीके से लड़ाई करना है, लेकिन मैंने मानो तो हिंसा के लिए लड़ाई नहीं करना है. ही टेल्स देम टू अप्लाई सॉल फोर्स इन प्लेस ऑफ फिजिकल फोर्स. ओहो भैया, फिजिकल वायलेंस वहां पे नहीं करना है, लाठी उठी नहीं चलाना है, देश को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करना है. ही ऑल्सो अर्जेस देम, वो उन लोगों से और भी प्रेरणा ले करते हैं, वो और भी गुजारिश करते हैं, नॉट टू डिस्टर्ब इन ऑल द वाइट पीपल, कि भाई तुम अपना जो धरना प्रदर्शन करना है सब कुछ करो, लेकिन आपकी इन सभी चीजों से व्हाइट पीपल को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होनी चाहिए. उनको किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैंने हिंदी में क्या लिखा बच्चों वो देख लो. मैंने लिखा, हाँ मैं सोचता हूं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान वक्ता है. एक महान वक्ता अपने विचार को साफ और प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त करने के योग्य होते हैं कि उनके श्रोता के भावना और समझने, उनकी श्रोता के भावना को और उनके श्रोता को समझने के लिए वो योग्य होते हैं, आराम से समझ सकते हैं. मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने देशवासियों से न्याय के लिए लड़ने को कहते हैं कि भाई अब तुमको जस्टिस के लिए जितना लड़ाई करना है तुम लड़ो, लेकिन फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंसा के साथ नहीं. वह उन लोगों को शारीरिक बल की जगह आत्मीय बल लगाने को कहते हैं. शारीरिक बल नहीं लगाना है. आपके अंदर ताकत है तो ये मत सोचो कि जहां पे व्हाइट पीपल मिलेगा सबको उठाकर फेंक देंगे, बिल्कुल भी नहीं. शारीरिक बल नहीं, आत्मीय बल लगाना है. वह सभी गोरों पर अंधविश्वास करने को भी नहीं कहते हैं. ठीक है, सही बात है. व्हाट इज देयर प्लेस, उन्होंने क्या शपथ ली थी, जल्दी से बताओ. काले लोगों ने क्या शपथ ली थी, तो आपका जवाब होगा कि सर काले लोगों ने शपथ ली थी कि वो हमेशा आगे बढ़ेंगे. मैंने लिखा देयर प्लेस इज दैट, उनका जो शपथ था वो ये है, उनका जो शपथ है ये है कि दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, कि वे लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे. दे कैन नॉट टर्न बैक, वो कभी भी पीछे नहीं लौट सकते हैं, हमेशा आगे बढ़ते चलना है, पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ वर्क करना है मेरे भाई. नेक्स्ट, What are the trials and tribulations the author talks about? वे कौन से दुख और कष्ट है जिनके लेखक चर्चा करते हैं. मैंने लिखा आपके सामने, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आर अ ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर निग्रो. सर वो दुख और कष्ट निग्रो के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं, बहुत बड़ी डिफिकल्टी है, बहुत बड़ी समस्या है. बाय विच दे आर सफरिंग फ्रॉम देम, जिससे वे सारे के सारे लोग जूझ रहे हैं. They face police brutality, पुलिस के अत्याचार का सामना करते हैं. When they talks about their rights, जब वे लोग अपने अधिकार की बात करते हैं ना तो पुलिस वाला आकर के उसको मारता है. And justice, जब वो न्याय की बात करते हैं फिर भी ऐसा ही होता है. They are beaten and sent to jail, उनको पीटा जाता है और उनको जेल भी भेज दिया जाता है. ये सभी दुख ही तो है, यही दुख और कष्ट तो है मेरे भाई जिनकी लेखक चर्चा करते हैं. मैंने हिंदी में आपके सामने लिखा, दुख और कष्ट निग्रो काशियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसके द्वार के लोग पीड़ित है. अरे भाई क्या लिखा है हिंदी में, वे लोग पुलिस के अत्याचारों का सामना करते हैं जब वे लोग पीड़ित. अरे भाई जब वो अपने अधिकार की बात करता है तब पुलिस वाला आकर के मारता है, जेल भेज देता है, सिंपल सी बात है. नेक्स्ट, दिस इज आवर होप. व्हाट इज द होप, यह हमारी आशा है. आशा क्या है बताओ तो, आशा क्या है. तो मैंने लिखा, द होप इज दैट दे विल बी एबल टू अचीव फ्रीडम. आशा ये है कि वे लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने के योग्य हो, वे लोग फ्रीडम को अचीव करने के योग्य हो. दे विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ देयर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड. ओहो, खतरनाक बात बोला मेरे भाई, खतरनाक. वे लोग अपने देश के झगड़े वाले कलह को एवं सुंदर भाईचारा की स्वर संगति में बदलने के योग्य हो. ठीक है, आगे है, दे विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, वे लोग एक साथ काम करने के योग्य हो.
टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करने के योग्य हो, टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करने के योग्य हो, टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जाने के योग्य हो, टू स्टैंड अप फॉर द फ्रीडम टुगेदर, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहा है तो उसके साथ एक साथ खड़े होने के योग्य हो, नोइंग दैट दे विल बी फ्री वन डे, यह जानते हुए कि एक दिन उन्हें आजादी मिलेगी, एक दिन वे लोग आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला है व्हाट एंड व्हेन विल दे थैंक टू ऑलमाइटी, वे कब और क्यों शक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैंने आपके सामने लिखा दे विल थैंक द ऑलमाइटी व्हेन देयर इज फ्रीडम इन एवरी विलेज एंड सिटी ऑफ अमेरिका। वे लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद तब देंगे जब पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर, अमेरिका का पूरा गांव, अमेरिका का पूरा शहर एकदम स्वतंत्र हो जाए, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। They will thank God, वो भगवान का धन्यवाद करेंगे। When all his children, black men and white men, Jew and Gentiles, जेंट्स एंड क्या है भाई, Protestant and Catholics will be able to join hands and sing together, we are free। उनका एक सपना है कि चाहे अमीर लोग हो, चाहे गरीब लोग हो, चाहे व्हाइट पीपल हो या फिर ब्लैक पीपल हो, जब सारे के सारे लोग एक साथ हाथ से हाथ मिलाएंगे और गीत गाएंगे कि हाँ हम फ्री हो चुके हैं, हाँ हम फ्री हो चुके हैं, इस तरह का गीत गाएंगे ना, मजा आ जाएगा। क्या दृश्य रहेगा, सोच करके देखो। इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, तो क्या सत्य होनी चाहिए, कौन सी बात एकदम फिक्स होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। मैंने लिखा इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, द होप ऑफ फ्रीडम मस्ट बिकम ट्रू, तो स्वतंत्रता का बिगुल, मतलब द होप ऑफ फ्रीडम, यानी जो स्वतंत्रता की आशा है वो एकदम सत्य होनी चाहिए। द फ्रीडम विल रिंग फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड एंड ड्रीम्स ऑफ निग्रो बिकम्स ट्रू, तो स्वतंत्रता का बिगुल सभी पहाड़ियों इलाकों से बजना चाहिए और निग्रो वासियों का सपना साकार होना चाहिए, डेफिनेटली। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो ये पूरा का पूरा मामला आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। अगर आपको याद होगा मेरी जान, तो मैंने इस आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के अंदर, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने इस आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के अंदर स्टडी किया सबसे पहला, किसको लेकर के, जल्दी से बताना स्टार्ट करो। तो आप तमाम बच्चे बोलना स्टार्ट करोगे, गुरुजी हमने सबसे पहला बात किया अबाउट, जल्दी बोलो, अबाउट राइटर या फिर अबाउट स्पीकर लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अबाउट स्पीकर मैंने बात किया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग अबाउट चैप्टर बात किए, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के डिस्कस किए, यानी अगर मैं डायरेक्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के डिस्कस किए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किए हैं, और इतना ही नहीं मेरी जान, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के भी डिस्कस किए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के भी डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैं पढ़ाया हूँ ये बातें आपके दिल और दिमाग में छपी है कि नहीं छपी है। मेरे भाई मैं पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाया हूँ, बड़े प्यार से पढ़ाया हूँ, छपना भी चाहिए और क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है बच्चों, ठीक है। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का डेथ कब हुआ था, मतलब कब कहने का मतलब कितने अप्रैल को हुआ था, जल्दी बताओ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का डेथ कितने अप्रैल को हुआ था, ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग आंसर देना स्टार्ट करना, मेरा इंतजार रहेगा आप सभी के कमेंट का। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किए हैं, और धीरे धीरे अब हम लोग सभा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस विश्वास बना करके रखो मेरी जान, एक एक चीज आपके दिल में छापता हुआ चला जाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, कहीं से किसी वाला को कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। मुलाकात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, और याद रखना कैसी लगी है क्लास प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 2025 में अगर टॉपर बनना है, 2025 में अगर 98 प्लस करना है ना, इसके लिए आपको मेहनत नहीं खतरनाक लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।